नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे छले भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और करंट अफेयर साथ ही साथ स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज के सेशन में जो हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस के जो प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके इस सेशन के साथ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे और प्रश्नों का आंसर भी करते चलेंगे। तो आपसे प्रश्न कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर मित्तल है, निरंजन देव शर्मा है, प्रभात कौशल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? पहला प्रश्न आपके सामने है, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम क्या है? फोगे सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। और दूसरी चीज, इन्होंने बाजार नामक उपन्यास को लॉन्च किया है, जिसके लेखक कौन है? आप कहेंगे निरंजन देव शर्मा है। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपको कुछ चीजों को याद रखना है। सबसे पहले तो आपको कांगड़ा चित्रकला शैली याद रखना है। कांगड़ा शैली आपसे बार बार प्रश्न बनता है, हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में आपको 3 महत्वपूर्ण दर्रे देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से दर्रे हैं? तो आप कहेंगे रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, तिपकिला दर्रा है, तिपकिला दर्रा है, और क्या हो जाएगा? और बाड़ा लाचाला दर्रा है। और क्या हो जाएगा? और बाड़ा चाला दर्रा है ना? तो ये 3 महत्वपूर्ण आपको दर्रे देखने को मिल जाएंगे, रोहतांग दर्रा, तिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचाला दर्रा। साथ ही साथ कांगड़ा चित्रकला शैली भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने बाजार नामक उपन्यास को लॉन्च किया, जिसके लेखक कौन है? आप कहेंगे निरंजन देव शर्मा है। आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में क्वाड देशों ने पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में अपने पहले संयुक्त बुनियादी ढांचे प्रोजेक्ट की घोषणा की है? मालदीव है, फिजी है, श्रीलंका है, या फिर पापुआ न्यू गिनी है? तो क्वाड देशों के संदर्भ में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वाड देशों ने पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के तहत किस देश में अपने पहले, अब ये पहला है, पहला संयुक्त बुनियादी ढांचा है, इसकी नींव रखी है। तो कहां पर है? कहां पर ये होगा? मालदीव में, फिजी में, श्रीलंका में, या फिर पापुआ न्यू गिनी में? दूसरे प्रश्न का आंसर कर देंगे सारे मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से आंसर करते चलेंगे। क्या जाएगा? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फिजी। फिजी कहां पर है? तो आप कहोगे प्रशांत महासागर में। ठीक है, कहां पर? तो प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे आ जाएंगे, तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने, हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 से 26 के दौरान तापमान के अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की कितने प्रतिशत संभावना है? 75%, 91%, 86% या फिर 95%? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगर हम लोग बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने घोषणा की है कि 2026 से लेकर के 2030 के दौरान जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है, उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। और इसकी कितने प्रतिशत संभावना व्यक्त की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने? ये आपको बताना है। 75%, 91%, 86% या फिर 95%? तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 91% संभावना व्यक्त की है कि 2026 से लेकर के 2030 आने वाले 4 वर्षों के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अभी अगर हम लोग औसत तापमान की बात करें, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है? अभी अगर हम लोग बात करें तो जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो क्या है? आप कहोगे 14 से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस तक, है ना? क्या हो जाएगा? तो 14 से लेकर के 16 डिग्री, 14 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस तक अभी पृथ्वी का औसत तापमान माना जाता है। अब इसमें और वृद्धि हो सकती है। ठीक, आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी पर्वतारोही ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अब ये कौन है?
कौन है बताएंगे क्या जाएगा इस प्रश्न का? तो अमेरिकी पर्वतारोही है जिन्होंने सबसे कम समय में एवरेस्ट फतह करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्या हो जाएगा? टायलर एंड्रूज है, जिमी चिन है, एलेक्स है, होनाल्ड है, या फिर कॉनराड एंकर है। क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है कि ये अमेरिकी पर्वतारोही है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखिएगा, अमेरिका से इनका संबंध है। समय आप याद रखेंगे, 9 घंटे 55 मिनट में इन्होंने एवरेस्ट को फतह करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम समय में एवरेस्ट को फतह किया है। अमेरिका से संबंधित हैं, अमेरिका के हैं, और इनका नाम क्या है? पॉकेट टॉयलर एंड्रूज हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए आंसर हो जाएगा, टॉयलर एंड्रूज है। आगे आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का ऊर्जा निवेश कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? प्रश्न बहुत ही शानदार वाले हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जिस तरीके के प्रश्न ना वर्तमान समय में आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके के करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोगों ने शामिल किया है, और स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे जहां जहां आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का ऊर्जा निवेश कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? पांचवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? आपका हो गया ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 170 अरब डॉलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर करेंगे, 170 अरब डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत ट्रांस अटलांटिक यात्रा पूरी करके कहां पर पहुंचा है? एंटीगुआ में, बारबाडोस में, जमैका में, या फिर बहामास में? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, छठवें प्रश्न का आंसर करना है। सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत ट्रांस अटलांटिक यात्रा पूरी करके कहां पर पहुंचा है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? एंटीगुआ है, बारबाडोस है, जमैका है, या फिर बहामास है। तब हो गया ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एंटीगुआ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? ए आंसर करेंगे, एंटीगुआ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धारमैया को, बसवराज बोम्मई को, बी एस येदियुरप्पा को, या फिर डी के शिव कुमार को? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अभी हाल ही में कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, और नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद। अब अगर सिद्धारमैया इस्तीफा दिए हैं, अगर सिद्धारमैया इस्तीफा दिए हैं तो दोबारा से फिर सिद्धारमैया तो बनेंगे नहीं, है ना? अगर उन्हीं को बनना हो तो इस्तीफा क्यों देते? तो सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, डी के शिव कुमार हो जाएंगे। आपको याद रखना है, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपसे पूछा जाए, नियुक्ति आपसे पूछा जाए, शपथ आपसे पूछा जाए, या फिर त्यागपत्र पूछा जाए, ये सब कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सारे काम कौन करेगा? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल महोदय जो है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, शपथ करते हैं, और क्या करते हैं? और उनका त्यागपत्र भी लेते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे 25 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आप कहेंगे 5 वर्ष। ठीक, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अभी हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? बताएंगे। तभी हाल ही में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं आपको बताना है। अशोक कुमार लाहिड़ी है, एन एस राजा सुब्रमणी है, सी जोसेफ विजय है, या फिर शुभेंदु अधिकारी है, शशि शेखर वेम्पाती है? इस प्रश्न का आंसर करना है। अभी हाल ही में भारत के नए सीडीएस कौन बने? अगर आपसे भारत का पहला सीडीएस पूछ ले, अगर आपसे भारत का पहला सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछ ले, भारत का पहला सीडीएस अगर आपसे पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे जनरल बिपिन रावत, है ना? जनरल बिपिन रावत जो है ये भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में भारत का नया सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
8वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दीजिएगा, एन.एस. राजा सुब्रमणी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एन.एस. राजा सुब्रमणी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर दीजिएगा। 8वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए सीडीएस बनाए गए हैं भारत के। आगे आ जाएंगे, हाल ही में 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अभी हाल ही में 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, कुमार मंगलम बिरला ने, प्रसून जोशी ने, कृष्णा स्वामीनाथन ने, रोहित जैन ने, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने। 9वें प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा, आपसे पूछ रहा है हाल ही में 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो कुमार मंगलम बिरला, प्रसून जोशी, कृष्णा स्वामीनाथन, रोहित जैन या फिर अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कृष्णा स्वामीनाथन। इन्होंने भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए यू मिन आंग हाइंग किस देश के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के, इंडोनेशिया के, फिलीपींस के, म्यांमार के, नेपाल के। तो अभी हाल ही में आपको याद रखना है कि 5 दिवसीय दौरे पर यू मिन आंग हाइंग जो है ये आए हुए हैं, और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अमेरिका के, इंडोनेशिया के, फिलीपींस के, म्यांमार के या फिर चाइना के। आप क्या कहेंगे, तो प्रश्न और उसके विकल्पों को देखते हुए आप आसानी से सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। क्या हो जाएगा, आप हो गया ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। आपको याद रखना है 1935 के 1935 के एक्ट से 1935 के एक्ट से वर्ष 1936 में म्यांमार को अलग करने का काम किया गया। भारत से 1936 में म्यांमार को अलग कर दिया गया। म्यांमार 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, नागालैंड है, नागालैंड है, इसके अतिरिक्त मणिपुर है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो 4 राज्यों के साथ, और मिजोरम है, तो 4 राज्यों के साथ जो म्यांमार है ये सीमा बनाने का काम करता है। 1935 के एक्ट से वर्ष 1936 में म्यांमार को भारत से अलग करने के काम किया गया है। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे नायपियडा, नायपियडा है ना, म्यांमार की वर्तमान राजधानी है। और मुद्रा आपसे पूछ ले म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, आप कहोगे क्यात है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोड़ा का देश कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड़ा, स्वर्ण पैगोड़ा का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड़ा कहा जाता है। साथ ही साथ म्यांमार में आपको पोपा ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, पोपा ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को कहते हैं, है ना। म्यांमार की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे जीवन रेखा जो है इरावदी नदी को कहते हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यांमार बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल पे हम लोगों ने पूरा एक आईपीएल पर हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास की थी, और आईपीएल 2026 से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब प्रश्नों को हम लोगों ने उस क्लास में कवर किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना तय है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस को हरा करके आईपीएल खिताब बरकरार रखा है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है, शुभमन गिल है, रजत पाटीदार है, मोहम्मद सिराज है, विराट कोहली है, साई सुदर्शन है। अब देखो इसी एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं, इसी एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं। आईपीएल 2026 की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल मैच कहां पर खेला गया है, आप कहोगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया है। किसके किसके बीच खेला गया है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच में खेला गया है। और है ना, कौन विजयी हुआ है, तो आप कहोगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है ये विजेता रहा है। गुजरात टाइटंस को हरा करके आईपीएल का खिताब जीता है किसने, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। फाइनल मैच कहां पर हो रहा है,
आप कहेंगे गुजरात के नरेंद्र मोदी है ना स्टेडियम में हो रहा है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे विराट कोहली को चुना गया है ना। इन्होंने है ना शानदार बल्लेबाजी की थी फाइनल मैच में और इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, विराट कोहली को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये आरसीबी है, आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली ये तीसरी टीम बन गई है ना। इनसे पहले अगर हम लोग बात करें, इनसे पहले चेन्नई सुपर किंग जो है और इसके अलावा मुंबई इंडियंस जो है, इन दोनों टीमों ने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीता है। अब तीसरी जो टीम बन गई है वो आरसीबी है, जिसने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट ईयर भी आरसीबी ने ही आईपीएल का खिताब जीता था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि आरसीबी के कैप्टन कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे रजत पाटीदार थे आरसीबी के कैप्टन। और अगर आपसे गुजरात टाइटंस की बात कर लेंगे तो गुजरात है ना, गुजरात टाइटंस की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसके कप्तान कौन थे, तो आप कहेंगे शुभमन गिल थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे आ जाएंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की आधिकारिक मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, बहुत ही शानदार सा और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39वां राष्ट्रीय खेल जो है ये 2027 में होगा और इसकी आधिकारिक मेजबानी कौन करेगा, असम करेगा, मेघालय करेगा, मणिपुर करेगा, त्रिपुरा करेगा या फिर सिक्किम करेगा। तो 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताएंगे क्या जाएगा। तो 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की आधिकारिक मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, आप कहोगे मेघालय करेगा। ठीक है, कौन करेगा, तो आप कहेंगे मेघालय करेगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, सी हो जाएगा। मेघालय में ही आपको मौसिन राम देखने को मिलेगा, जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। किस पहाड़ी पर आपको देखने को मिलेगा मौसिन राम, तो ये आपको खांसी पहाड़ी पर देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर क्या हो रहा है, यहीं पर 2027 के राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। ठीक है, 2027 में। अच्छा अगर आपसे पूछ ले लास्ट ईयर मतलब 2026 का अगर आपसे पूछे कि 2026 में राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे उत्तराखंड में, है ना। 2026 में अगर आपसे पूछ ले कि 2026 में 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कहां पर हो रहा है, 2026 में 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ है, कहां पर, तो आप कहेंगे उत्तराखंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है, अनिल चौहान ने, राजनाथ सिंह ने, नितिन गडकरी ने, जेपी नड्डा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आपसे कह रहा है लखनऊ में नौसेना, तो सबसे पहले याद रखना है नौसेना शौर्य वाटिका जो है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। नौसेना शौर्य वाटिका जो ये नौसेना संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, लखनऊ में हुआ। और किसने किया है, आप कहोगे राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और इनका सांसदीय क्षेत्र भी लखनऊ है ना। तो इन्होंने यहाँ पर लखनऊ में राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, दूसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय नौसेना के 48वें अभी उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वाइस एडमिरल संजय वात्सायन है, वाइस एडमिरल अजय कोचर है, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी या फिर वाइस एडमिरल आर हरि कुमार है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो नौसेना में अभी उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आप क्या कहेंगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, वाइस एडमिरल अजय कोचर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाएंगे भाई, अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को कितने दिनों का एलपीजी रिजर्व बनाए रखने का निर्देश दिया है, 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, क्या जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो भारत सरकार ने, प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताएंगे क्या जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को कितने दिनों का एलपीजी रिजर्व बनाए रखने का निर्देश दिया है, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 30 दिनों का। कितने दिनों का, तो आप कहेंगे 30 दिनों का। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 दिनों का। आगे आ जाएगा, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एआई परफॉर्मेंस में भारत की वैश्विक रैंक दर क्या है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, बताएंगे। सारे प्रश्न बहुत ही शानदार से हैं, सारे प्रश्न बहुत ही शानदार से हैं और इन सारे प्रश्नों का आपको एक अच्छा सा नोट्स बनाना है और इनका रिवीजन करते चलना है।
क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और निश्चित रूप से ये सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों से मुलाकात होना स्वाभाविक है। बताएंगे क्या जगत भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एआई परफॉर्मेंस में भारत की वैश्विक दर क्या है, क्या कहेंगे, रैंक क्या है, कहेंगे चौथा स्थान है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा 16वें प्रश्न का, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, जिसके उपलक्ष्य में 30 मई 2026 को 39वां राज्य स्थापना दिवस। तो गोवा की बात करेंगे तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, गोवा की बात कर लें, गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। गोवा जो है इस पर 1510 में, है ना, 1510 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और ऑपरेशन विजय चला करके, ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को आजाद कराया जाएगा। ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को क्या किया जाएगा, 1961 में 1961 में गोवा को आजाद कराने का काम किया जाएगा। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर दिया था, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से लड़ झगड़ करके छीन लिया था। 1961 में ऑपरेशन विजय चला करके भारत सरकार यहां से पुर्तगालियों को भगाने का काम करेगी और गोवा को आजाद करेगी। और इसके बाद आपको याद रखना है एक संशोधन होगा, कौन सा, आप कहोगे 56वां संशोधन। 56वां संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब मिलेगा, क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी जाएगा, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जीएसटी संग्रहालय आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा, जीएसटी संग्रहालय आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आप कहोगे गोवा है। पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है गोवा है, पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। पहला तैरते घाट का उद्घाटन गोवा में हुआ है, पहले तैरते घाट का उद्घाटन गोवा में हुआ है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। गोवा इंपॉर्टेंट है, गोवा में लूसोफोन उत्सव भी मनाते हैं, लूसोफोन उत्सव गोवा में मनाते हैं। आगे आ जाएंगे तो चौथे लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर किया गया है। तो 2026 में अगर हम लोग बात करें तो 2026 में चौथा लेवेंडर फेस्टिवल जो है 2026, इसका आयोजन कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चौथे लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर किया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर में कह रहा है तो फिर हिमाचल प्रदेश की कोई मतलब ही नहीं है ना, उत्तराखंड का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा है कि 2026 का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किस स्थान पर किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में किया गया मतलब जम्मू एंड कश्मीर ही होगा, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप क्या कहोगे, भद्रवाह जम्मू एंड कश्मीर है या फिर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर है। तो चौथे लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पर, तो आप कहोगे भद्रवाह जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया। अब ये भारत का पहला है, भारत का पहला है, पहली बार ऐसा हो रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है, कर्नाटका है, गुजरात है, तेलंगाना है या फिर राजस्थान है। तो महिलाओं के नेतृत्व में भारत का पहला, महिलाओं के नेतृत्व में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है। और ये कहां पर क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की बात करें, इसका गठन कब होगा, तो आप कहोगे 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है ये क्या होगा, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बनता है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, कहेंगे हैदराबाद है। हैदराबाद कहां पर है, मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कहां पर है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद कहां पर है, कहेंगे हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। ठीक है, चार मीनार आपको यहीं पर हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उप नौसेना प्रमुख, अभी हम लोगों ने आज ही के सेशन में बात किया है। भारतीय नौसेना के
जो उप प्रमुख है वो कौन है, तो आप कहेंगे अजय कोचर है ना। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख जो है वो अजय कोचर को बनाया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, भारतीय नौसेना के संदर्भ में कुछ और चीजें जो आपसे प्रश्न बन जाती हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, उनको भी आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के जो 48वें जो प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, अजय कोचर को बनाया गया है, अजय कोचर को बनाया गया है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एडमिरल संजय वात्स्यायन का स्थान लिया है। याद रखेंगे, इनसे पहले अगर आपसे पूछा जाए उप प्रमुख कौन थे तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे संजय वात्स्यायन थे। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना का जो गठन है वो 5 सितंबर 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद अगर हम लोग बात करें तो 26 जनवरी 1950 को नौसेना का गठन किया जा रहा है। नौसेना का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है। और वर्तमान प्रमुख अगर हम लोग बात करें कौन, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आ जाएंगे अगले अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम स्काई कास्ट कहां पर लॉन्च हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भैया लोग, आंसर करेंगे। आपसे कह रहा है भारत का पहला, अब क्योंकि भारत का पहला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम स्काई कास्ट कहां पर लॉन्च किया गया है, क्या आंसर करेंगे, तो आप कह देंगे ऑप्शन संख्या सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये 4 रनवे बनाने वाला, 4 हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने वाला पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में फटाफट आपसे पूछे आ सकते हैं, तो उनका फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे आईआईटी मद्रास हो जाएगा। भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बना है, आप कहेंगे कांकड़िया डिपो अहमदाबाद में। समुद्र स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, आप कहेंगे उड़ीसा। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करते चलना है। आगे आ जाएंगे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत के पहले शिला चित्र संरक्षण पार्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भारत का पहला है। भारत के पहले शिला चित्र संरक्षण पार्क पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहां पर किया गया, कहेंगे लेह लद्दाख में किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर ने लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे अमरावती ने किया है। भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है, आप कहेंगे गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाएंगे, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है, क्या कहेंगे, आप कहेंगे सौंदला महाराष्ट्र। ये प्रश्न हम लोगों ने पिछले सेशन में कर रखा है, तो आपको याद रखना है। ठीक, आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है, तो प्रोजेक्ट जीरो का संबंध किससे है, आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, प्रोजेक्ट जीरो का संबंध किससे है, तो आप कहोगे भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करने से प्रोजेक्ट जीरो का संबंध है। और किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, पंजाब है, त्रिपुरा है, बिहार है, या फिर केरलम है, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, केरलम ने, है ना। केरल राज्य ने अपना नाम बदल करके केरलम कर दिया है, और केरलम जो ये राज्य है इसने भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए ऑपरेशन जीरो शुरू किया है। केरलम भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरलम है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्थान ने क्यूसेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सारे मेरे भाई। आपसे कह रहा है भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्था ने क्यूसेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नीति बैंक, या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इस प्रश्न का आंसर करना है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, तो एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक पहुंच सके, बाकी साथी जो है वो भी जुड़ सके। तो ये आपको करना है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भारतीय
रिजर्व बैंक हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1935 में हो रही है। राष्ट्रीयकरण कब होगा, तो आप कहेंगे 1949 में होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अच्छा, यहां पर कुछ और चीजें हैं जो आपसे प्रश्न बन सकती हैं, जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। कुछ और चीजें हैं जो आपसे प्रश्न बन सकता है। जैसे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो क्यू सेफ है इसका फुल फॉर्म क्या है। आप क्या कहेंगे, तो क्यू सेफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तो क्वांटम सिक्योर एंड एडॉप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो क्यू सेफ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्यू सेफ का फुल फॉर्म क्या है, क्वांटम सिक्योर एंड एडॉप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्यू सेफ का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, आपको पता है ये सारी चीजें। आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली को क्वांटम कंप्यूटिंग से संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिए क्वांटम सुरक्षित और अनुकूली वित्तीय परिस्थिति तंत्र क्यूसेफ के तहत एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह भी याद रखना है कि इसमें 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस विशेषज्ञ समिति के संयोजक कौन है, डॉक्टर अनिल प्रभाकर हैं। तो नाम भी आपको इनका याद रखना है, डॉक्टर अनिल प्रभाकर हैं। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, एशियाई रिले एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया गया है। नई दिल्ली है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है या फिर बेंगलुरु है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, महत्वपूर्ण है। भारत में इसका आयोजन हो रहा है। एशियाई रिले एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 में आयोजित होगा, भारत में हो रहा है। भारत के किस शहर में, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ या फिर बेंगलुरु। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे सारे लोग। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, सारे लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, चंडीगढ़। साथ ही साथ आपको याद रखना है, चंडीगढ़ जो है ये भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर भी बना है ना। पहला भारत का झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर भी कौन है, तो आप कहेंगे चंडीगढ़ है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, सी हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित रूप से राजधानी है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। आगे आ जाएंगे भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, मई 2026 में भारत के पहले और चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन कहां पर हुआ, ये बताना है। तो ये भारत का पहला है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये भारत का पहला है और चीन के बाहर अगर हम लोग बात करें तो चीन के बाहर ये दुनिया का सबसे बड़ा है ना। तो चीन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो चीन के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा है और भारत का पहला है। तो ये कहां पर, भारत के कहां पर, जैसलमेर राजस्थान में, तरणका गुजरात में, बीकानेर राजस्थान में या फिर खावड़ा गुजरात में। क्या जाएगा, 26वें प्रश्न का आंसर करिएगा। आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, खावड़ा गुजरात में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 26वें प्रश्न की बात करेंगे, आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, खावड़ा गुजरात में। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2030 में पहली बार किस खेल को आधिकारिक और स्वदेशी खेल के रूप में शामिल किया गया। अब बहुत ही शानदार सा प्रश्न है ना, बहुत ही शानदार सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है और इसके महत्वपूर्ण होने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कब होंगे, तो आप कहोगे 2023 में। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो 2030 में होने वाले हैं। और कहां पर होने वाले हैं, तो भारत के अहमदाबाद में होने वाले हैं। ठीक है, कहां पर, तो भारत में होने वाला है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के अहमदाबाद में 2030 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं और इस खेल में पहली बार किस, है ना, इस प्रतियोगिता में, इस खेल में पहली बार किस खेल को आधिकारिक और स्वदेशी खेल के रूप में शामिल किया गया है। योगासन है, कबड्डी है, खो खो है या फिर मल्लखंभ है। क्या जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, योगासन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, योगासन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। अच्छा, इसके संदर्भ में कुछ और चीजों की हम लोग बात कर लेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल जो खेल हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहोगे 1930 में हुई थी। कहां से, तो हैमिल्टन कनाडा में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, आप कहेंगे 1930 में हुई थी। कहां पर, तो हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन जो है ये कहां पर, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया जाएगा। और आपको याद रखना है भारत जो है ये दूसरी बार, सेकेंड टाइम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं। पहली बार भारत में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो 2010 में हुआ था। भारत ने पहली बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था जो कि नई दिल्ली में हुआ था। और अब दूसरी बार ये 2030 में दूसरी बार भारत जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर भाई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे।
अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाता है? आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाता है। एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। नेपाल में आपको एवरेस्ट देखने को मिलेगा। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। और एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं, आप क्या कहिएगा? 29 मई, 27 मई, 26 मई या फिर 28 मई? पहला बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब? आप कहोगे 29 मई को। ठीक है, क्या आ जाएगा? 29 मई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 29 मई को हम लोग एवरेस्ट दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों मनाते हैं तो ये भी आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट जो है हर साल 29 मई को मनाता है, और ये इसलिए बनाया था क्योंकि 29 मई 1953 ये वर्ष आपसे पूछा जाता है, वर्ष याद रखिएगा। 1953 में दो लोग हैं, एक तो न्यूजीलैंड के हैं सर एडमंड हिलेरी, और दूसरे हैं नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे। तो शेरपा तेंजिंग नोर्गे जो है ये नेपाल के हैं, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं, और ये दोनों लोग एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करते हैं। कब? तो 1953 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये लोग पहले व्यक्ति हैं, और इसी की स्मृति में 29 मई को हर साल एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले भारत की तरफ से पहली महिला कौन है, भारत की तरफ से अगर आपसे पहली महिला पूछ ले तो आप कहोगे 1984 में बछेंद्री पाल है, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन जाती हैं। बछेंद्री पाल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी से बिलोंग करती हैं, पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करती हैं। विश्व में अगर आपसे पहली महिला पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? तो विश्व में पहली महिला कौन है, तो आप कहेंगे जुंको तेबेई है। जुंको तेबेई है, जापान की हैं, जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करेंगी। क्लियर भाई बात? तो ये ध्यान रखिएगा। 29 मई को हम लोग क्या करते हैं? एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो बस आज हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली करंट अफेयर की एक क्लास होने वाली है, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके जीएस के हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। इनका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और डेली रिवीजन कीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे फिर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए, सेशन को लाइक शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।